नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन। कक्षा 6 का आज हमारे रहेगा अध्याय नंबर 8 और 9। 8 और 9 अध्याय नंबर है कक्षा 6 के। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो साथी इनकी पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के स्टोर में आपको पीडीएफ है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद सभी कक्षा 6 की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे साथियों का मेरे को मैसेज मिला कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 से 12 यही किताबें रहती है और इनसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारी क्लासें अटेंड करते जाइए, जल्दी आपको संपूर्ण कोर्स यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। आज हमारा सबसे पहले रहेगा अध्याय नंबर 8। अध्याय का नाम है आजीविका के प्रमुख साधन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय रहेगा आपके लिए, छोड़कर मत जाना। दोस्तों, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसी के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, कृषि खनिज इनके बारे में देखेंगे। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। बात कर रहे हैं कक्षा 6 की बुक के अनुसार राजस्थान क्या है, खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। दोस्तों, राज्य के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन का कार्य करते हैं। तो आज हम कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में और खनन यानी खनिजों के बारे में इस क्लास के अंदर जो कक्षा 6 में दिया गया है उसके अतिरिक्त भी मैं मेरी तरफ से बहुत अच्छा तरह जोड़कर लाया हूं, तो सभी चीजें देखने वाले हैं। फिर से एक बार अनुरोध है, क्लास शुरू होती है, शेयर कर दो एक बार सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजस्थान में कृषि। दोस्तों देखिए, राजस्थान के 12 जिले, 61% भूभाग, जो मरुस्थली जिले उनकी बात कर रहा हूं मैं, 12 जिलों की 61% भूभाग मरुस्थल में स्थित है। इस वजह से अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर रहती है। और वैसे आपको पता है कि मरुस्थल के अंदर बारिश बहुत कम होती है, कभी होती है तो कभी होती ही नहीं है। दोस्तों, वर्षा पर निर्भर होने के कारण राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों मानसून का जुआ? इसके पीछे कारण यह है कि कभी तो पश्चिमी राजस्थान जहां पर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वहां पर बारिश हो जाती है तो क्या हो जाती है, अच्छी फसल हो जाती है। कभी बारिश नहीं होती है तो फसलें नहीं होती है। इस वजह से मानसून का जुआ, मानसून आएगा, बारिश होगी तो फसलें होगी, नहीं तो नहीं होगी। दोस्तों, राज्य में वर्ष भर में 3 फसलें होती है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब देखिए ये तीनों फसलें कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसलें किस समय और कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। चलिए मित्रों एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो फसल आ रही है मित्रों, वो आ रही है रबी की फसल। बुआई होती है इसकी सर्दी की शुरुआत में, मतलब अक्टूबर नवंबर के अंदर। रबी की फसल, शीतकालीन फसल, कब होगी बुआई? सर्दी की जब शुरुआत होगी उस समय। कब होती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर। कटाई होती है जब गर्मी की शुरुआत होती है। गर्मी की जब शुरुआत होती है, ग्रीष्म ऋतु की जब शुरुआत होती है, कब? मार्च अप्रैल के अंदर रबी की जो फसल है इसकी कटाई की जाती है। यह फसलें शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु, सर्दी का जो मौसम होता है उसके अंदर रबी की फसल बोई जाती है। इन फसलों को माउट से लाभ प्राप्त होता है। जो भी रबी की फसलें हैं उनको पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठकर आते हैं और बारिश होती है जो, उसको माउट कहते हैं। तो माउट से इनको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। दोस्तों, अब देखिए रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। गेहूं, जिसको माउट से सर्वाधिक लाभ मिलता है मित्रों। जौ, चना, सरसों, मटर, मूंगफली, जीरा, धनिया, मेथी, अड़सी, तारामीरा, सूरजमुखी, ये सभी क्या है मित्रों? ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से रबी की फसल नहीं है। 3 तो ये दे देंगे
और एक दे देंगे खरीब या जायद की फसल, और आपको फिर वहां पर बताना रहता है। तो याद कर लेना मित्रों, ये नहीं कि ये गलत हो जाए इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है इस बार। आगे चलिए मित्रों, देखिए एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो देखिए, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें मक्का, बाजरा, कपास और गेहूं 4 ऑप्शन है। तो रबी की मुख्य फसल कौन सी है आपकी? गेहूं होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपकी। आगे चलिए, 2 नंबर पर जो हमारी फसल आती है वो आती है खरीफ की फसल। देखिए मित्रों, बुआई कब होती है खरीफ की फसल की? वर्षा ऋतु की शुरुआत में, और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है जून जुलाई के अंदर। कटाई कब होती है? शीत ऋतु की शुरुआत में, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है खरीफ को, अक्टूबर और नवंबर के अंदर रबी की फसल को बोया जाता है। इन फसलों का उत्पादन ग्रीष्म ऋतु में होता है। आपको पता है कि जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक तेज गर्मी रहती है, तो उस समय इनका क्या होता है? उत्पादन होता है। इन फसलों को मानसून की वर्षा से लाभ मिलता है। मानसून की जो वर्षा होती है हमारे 90 से 95% जो वर्षा होती है वो हमारे जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य हो जाती है। तो इन फसलों को जो लाभ मिलता है वो किन से मिलता है? मानसून की वर्षा से दोस्तों। अब देखिए खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना, चावल, मक्का, उड़द, मोट, जूट, पटसन, गंवार और मूंगफली। ज्वार और गंवार अलग अलग फसलें हैं, यह मत मान लेना कि एक ही फसल है, ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन आया था, किस प्रकार आया था क्वेश्चन? देखिए मित्रों, क्वेश्चन बना था पटसन निम्न में से फसल है, खरीफ की, रबी की, जायद की या इनमें से किसी की नहीं। तो पटसन देखिए ये रहा आपका, किसकी फसल है? पटसन खरीफ की फसल है। क्वेश्चन आया था चावल, चावल किसकी फसल है? बाजरा किसकी फसल है? उड़द किसकी फसल है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं मित्रों। ये थी हमारी दूसरी फसलें, खरीफ की फसलें। आगे चलिए, 3 नंबर पे आती है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च से मध्य जून तक इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। मार्च के लगभग इन फसलों को बोया जाता है और जून के आसपास यह है जो अपना उत्पादन दे देती है मित्रों। 1 महीने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाता है और जून तक इनका उत्पादन चलता रहता है दोस्तों। प्रमुख फसलों के अंदर देखिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये प्रमुख है। क्वेश्चन आया था खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? किस प्रकार की है? जायद की फसलें हैं मित्रों। यह हो गई हमारी 3 प्रकार की फसलें। अब देखिए आगे, राज्य में कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है? राज्य के अंदर कृषि पिछड़ी हुई क्यों है? इसको देखिए दोस्तों। आगे देखिए, प्राकृतिक कारणों की अगर हम बात करें तो बार बार सूखा या अकाल, यहां पर कभी बारिश कभी नहीं, कभी बारिश कभी नहीं, तो इस वजह से मृदा अपरदन, तेज लू यहां पर चलती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो उसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, जिससे उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की वो समाप्त हो जाती है। रेतीली भूमि है जो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। बंजर व ऊसर भूमि है, बंजर और ऊसर भूमि है, तो बंजर भूमि है तो उपजाऊ कहां से होगी? समझे मित्रों। आर्थिक कारण देखिए, किसानों की निर्धनता, किसान है यहाँ के गरीब किसान है, इस वजह से उच्च किस्म के बीज हो, खाद है, ये है जो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सिंचाई के साधनों की कमी है, यहां पर राजस्थान में सिंचाई बहुत ही कम है, सिंचाई के साधन कम है, इस वजह से फसलें हैं वो अच्छी पैदावार नहीं दे पाती है। उपज का कम मूल्य, जो उपज है जो उत्पादन होता है उसका भी क्या मिलता है? कम मूल्य मिलता है, जिसकी वजह से अगली फसल के समय अच्छा बीज वो नहीं खरीद पाते हैं। समझे मित्रों। तीसरा जो कारण है वो है हमारा मित्रों संगणनात्मक कारण। इसमें देखिए पुरानी तकनीक का प्रयोग, आज भी राजस्थान में आप देखेंगे तो कृषि करने वाले किसान वर्ग है वो पुरानी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। खाद बीज की आपको यहां पर क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। संकर बीज की बहुत ही कमी है, जो उच्च किस्म का बीज होता है उसकी कमी मिलेगी। और भू स्वामित्व की समस्या,
अगर किसी के पास जमीन है तो बहुत सारी है और किसी के पास बहुत कम जमीन है, इस वजह से भी भूस्वामित्व है। जिसके पास है उसकी खेती अगर कोई दूसरा करता है कम जमीन वाला, तो आधे से ज्यादा वो लेकर जाता है, तो उस किसान के पास क्या आता है। ये तीन कारण है, प्राकृतिक, आर्थिक और संगठनात्मक कारण है। इनकी वजह से राज्य कृषि में पिछड़ा हुआ है दोस्तों। अब कुछ कृषि के बारे में प्रमुख तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मित्रों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देश में बाजरा, सरसों, मूंग, मोट, गंवार उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बाजरा, सरसों, मूंग, मोट, गंवार उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पे कौन है? कौन है? सॉरी, देश में प्रथम स्थान पे है राजस्थान राज्य। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। बाजरा सर्वाधिक क्षेत्र पर। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आया था। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। तो कौन सा है? बाजरा। राई व सरसों को पीला सोना कहा जाता है। राई और सरसों होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है। जो उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का है और विश्व में प्रथम स्थान रूस का है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा मित्रों। रूस और वहां पर चल रहा है अभी युद्ध, युद्ध की वजह से जो है इसका जो मूल्य है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है विश्व में प्रथम स्थान पर जो उत्पादन पर कौन है? रूस है। और राजस्थान की अगर हम बात करें जो उत्पादन में, तो द्वितीय स्थान पर आता है। गेहूं उत्पादन में राज्य का श्री गंगानगर जिला प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन के अंदर जिला की बात करें तो श्री गंगानगर है, राज्यों की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, वो प्रथम पे आएगा। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान में गंगानगर है। गन्ना उत्पादन के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है, और राजस्थान में हम बात करें तो गंगानगर है प्रथम स्थान पर। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, क्योंकि बहुत अधिक गन्ना होता है और गन्ने से बनती है चीनी, इस वजह से चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, और हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर उत्पादन में है। हनुमानगढ़ कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली, मोट उत्पादन में बीकानेर प्रथम पर है। मूंगफली और मोट उत्पादन में बीकानेर जिला है जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। मूंग उत्पादन में नागौर प्रथम स्थान पर है। नागौर जिला मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। मक्का उत्पादन में भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? भीलवाड़ा है दोस्तों। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 घोषित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित किया गया था दोस्तों। आगे चलिए। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विकास हुआ है। पश्चिमी राजस्थान जहां पर बिल्कुल पानी नहीं था, वहां पर इंदिरा गांधी नहर की वजह से 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है उसको सिंचित किया गया है। केवल 35% पसली क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध है राजस्थान के अंदर दोस्तों। यह थी हमारी कृषि। कृषि से दूसरा जीविका उपार्जन होता है राजस्थान के अंदर पशुपालन से। तो बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन की। पशुपालन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। भारत का 11.27% पशुधन कहां पर है? राजस्थान में है। राज्य में गोवंश सर्वाधिक बीकानेर व न्यूनतम धौलपुर में पाया जाता है। गोवंश गायों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक है बीकानेर में, न्यूनतम है आपके धौलपुर में। भैंस वंश की बात करें तो सर्वाधिक है जयपुर में, न्यूनतम है जैसलमेर में। भैंसे हैं ये सर्वाधिक जयपुर में है और न्यूनतम है जैसलमेर जिले में। अब थोड़ा सा यहां पे देखिए नोट लगाकर आराम से, वंश सर्वाधिक किस जिले में है, न्यूनतम किस में?
भेड़ों की बात की जाए तो सर्वाधिक बाड़मेर में, सबसे कम बांसवाड़ा में। बकरियों की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर जिले में। ऊंटों की बात करें तो जैसलमेर, जयपुर एक नंबर पे है इसमें ऊंटों में, और सबसे कम किस जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर। अश्व की अगर हम बात करें मित्रों तो जैसलमेर में सर्वाधिक और पाली के अंदर सबसे कम। गधों की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक है और राजसमंद में सबसे कम है। कुक्कुट यानी मुर्गा पालन की बात करें तो अजमेर में सर्वाधिक मुर्गा पालन होता है दोस्तों। तो दोस्तों वंश, यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपको यह देखने को मिल सकता है कि ऊंट सर्वाधिक किस जिले में, या ऊंट राजस्थान के किस जिले में सबसे कम पाए जाते हैं। इसी प्रकार बन गया कि बकरियां राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है, तो किसमें है? बाड़मेर में। यह याद रखना है। अब थोड़ी सी 20वीं जो जनगणना पशुगणना हुई है उसके अनुसार देख लेते हैं। 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊंट, गधों, भेड़, बकरियों की संख्या में भारी कमी आई है। किसकी? ऊंटों की, गधों की, भेड़ों की और बकरियों की जो संख्या है, पशुओं की संख्या है, उसमें कमी आई है। गाय, भैंस व मुर्गी पालन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 20वीं पशुगणना 2019 दोस्तों। अब देखिए मित्रों, लाभ, पशु पालन है, इससे लाभ, ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, वह पशुओं आधारित उद्योगों का क्या होता है? इससे विकास होता है। ग्रामीणों को रोजगार मिल जाता है और पशुओं आधारित उद्योगों का विकास होता है। आगे चलिए मित्रों, पौष्टिक आहार जैसे घी, छाछ, दही, दूध, इनकी प्राप्ति अगर पशु पालन है तो इनकी प्राप्ति होगी। डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, परिवहन, चमड़ा उद्योग, इनका क्या होता है? विकास होता है। अब मित्रों सामने आती है समस्याएं, पशुपालकों के सामने समस्याएं। ये देखिए क्या है पशुपालकों के सामने समस्याएं। पशुपालकों की निर्धनता के कारण पौष्टिक आहार, उचित इलाज, चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि आदि से वंचित रह जाते हैं, जिससे पालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल सहज रहती है दोस्तों। पहली समस्या यह है। दूसरी है, परंपरागत पशुपालन से लाभ क्या हो रहा है? कम होता है। परंपरागत जो पशुपालन है उससे लाभ बहुत कम होता है, और जो नस्लें हैं वो भी कमजोर और घटिया नस्लें हैं उन वजह से। अकाल व सूखे की स्थिति, ये तो राजस्थान में एक साल के बाद मिल जाती है, तो बार बार अकाल व सूखे की स्थितियों होने से पशुधन कम होता जा रहा है, क्योंकि चारा चाहिए, और जब बारिश ही नहीं होगी तो चारा कहां से आएगा। इस वजह से पशुधनों की संख्या में लगातार कमी यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आगे आता है मित्रों राजस्थान के अंदर खनन या खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। यह मैं उसी यानी कक्षा 6 के आधार पर बता रहा हूं, ना मेरी आधार पर बता रहा हूं दोस्तों। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। 67 प्रकार के खनिज है राजस्थान में मौजूद, जिनका खनन यहां से किया जाता है, और राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। क्या है मित्रों? रॉक फॉस्फेट। सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में भी राज्य क्या है? राज्य को एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, राज्य में हो रहा अवैध बजरी खनन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहा है। अवैध बजरी खनन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां क्या हो गई है? गायब हो गई है दोस्तों। आगे देखिए, सीसा जस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। संगमरमर नागौर, राजसमंद, अलवर जिलों से प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन नागौर, पाली से प्राप्त किया जाता है। तांबा झुंझुनू, अलवर, उदयपुर से प्राप्त किया जाता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर से खनन किए जाते हैं। वापस देख लें, सीसा जस्ता है उदयपुर, भीलवाड़ा में। संगमरमर कहां पर है आपका? नागौर, राजसमंद, अलवर जिलों से, और भी जिलों में मिलता है मुख्य रूप से इनमें। टंगस्टन है आपका नागौर व पाली के अंदर। तांबा है झुंझुनू, अलवर, उदयपुर के अंदर।
रोक फॉस्फेट है जो सर्वाधिक है वो उदयपुर जैसलमेर से निकाला जाता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल का उत्पादन बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में होता है और बहुत अधिक, यानी इतना खनिज तेल निकलता है कि राजस्थान क्या लगभग आधा देश है जो खनिज तेल का जो तेल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। कोयले का खनन बीकानेर व बाड़मेर व नागौर जिलों से होता है। कोयले का खनन बीकानेर, बाड़मेर व नागौर जिलों से। सोना बांसवाड़ा से व हीरा चित्तौड़गढ़ से खनित किया जाता है दोस्तों। यह है राजस्थान के खनिज। नॉर्मल सी जानकारी थी मित्रों, बड़ी जानकारी कक्षा 6 में थी नहीं। जैसे हम 8th 9th 10th आगे बढ़ते जाएंगे, विस्तृत अध्ययन है वो करते जाएंगे इनके बारे में, लेकिन जीरो से शुरू करेंगे तभी हीरो बनेंगे। यह नहीं है सीधे ही हम हीरो बन सकते हैं। यह था हमारा अध्याय नंबर 8। आगे चलते हैं अध्याय नंबर 9 की ओर। एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा, जिन साथियों ने लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। अध्याय 9 शुरू करने से पहले मैं आपके अध्याय 8 के क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? पशुपालन में द्वितीय स्थान है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनसे होती है? कुओं व ट्यूबवेलों से दोस्तों। राज्य में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? तालाबों से होती है। पोल्ट्री फार्मिंग है, क्या है पोल्ट्री फार्मिंग? मुर्गी पालन दोस्तों। राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। आगे, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात करना कहलाता है। अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा को कहा जाता है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी मैं आपको बताते आ रहा था जो क्वेश्चन पहले बने हुए हैं। आगे चलते हैं अध्याय नंबर 9 की ओर। 9 नंबर अध्याय का नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंक है, डाक है, संचार है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्मल जानकारी है, विस्तृत अध्ययन नहीं है, बस जरूर देखें। यह नहीं है कि आप सीधे हीरा बनना चाहते हैं, पहले जीरो से शुरू हो, एक दिन आप हीरा भी बन जाओगे। जिस दिन हम कक्षा 12 क्या ये पूरा अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर कर दें एक बार जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है। चलिए मित्रों, 9वें अध्याय के अंदर हमारी सबसे पहले क्या आ रही है? शिक्षा आ रही है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए, राज्य के अंदर विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे बच्चों को शिक्षा में क्या मिल रही है? सुविधा मिल रही है। सरकार, राजस्थान सरकार हर विद्यालय में वो भौतिक सुविधाएं देना चाहती है जिससे वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी से अच्छी व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो और बच्चे कठिनाई का सामना ना करें दोस्तों। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है। शाला दर्पण संपूर्ण आपको जो शिक्षा है और संपूर्ण जो विद्यालय है उनकी जानकारी मिलने का एक साधन है। आप जाकर इंटरनेट पर इसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही है, विविध प्रोत्साहन भी देती है, पुरस्कार भी देती है। प्रथम कक्षा के अंदर प्रथम स्थान पर आने पर छात्रवृत्ति की सुविधाएं दे रही है, फ्री में निःशुल्क छात्रावासों की सुविधा दे रही है, भोजन व दुग्ध वितरण का भी कार्यक्रम सरकार चला रही है। यह सुविधाएं देकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़ें दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं प्रोत्साहन
देना भी महत्वपूर्ण कदम है। बालिकाओं को आगे बढ़े इसके लिए अच्छे नंबर यानी 75% से अगर बालिकाएं कक्षा 10th कक्षा 12th में प्राप्त करती है तो गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं प्रोत्साहन भी दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं शिक्षा में साक्षरता की स्थिति राजस्थान में। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11% 2011 के अनुसार। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है मित्रों? 79.19%। 79.19% पुरुषों की साक्षरता दर है ये 2011 के अनुसार। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 52 यानी 52.12%। 52.12% 2011 के अनुसार है। मतलब महिलाओं की साक्षरता दर 2011 में राजस्थान की कम थी, पुरुषों की लगभग 80% के आसपास थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला है। कितनी है? 76.6% साक्षरता कोटा की है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपका जालोर, जिसकी कितनी है? 54.9% 2011 के अनुसार साक्षरता है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट जानकारी। यह थी शिक्षा। शिक्षा के बाद आती है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दोस्तों। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता है और मूलभूत आवश्यकता होती है स्वास्थ्य, जिसके लिए सरकार नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर रही है दोस्तों। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार दे रही है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार 3 प्रकार के केंद्र है या अस्पताल बना रही है। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है 1000 की आबादी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है 30,000 की आबादी पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है 1 लाख की आबादी पर। तो जो स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार का बेहतरीन कदम है, 1000 पर स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराई जाती है। आपातकालीन स्थिति के अंदर आपको सेवाएं चाहिए तो 108 नंबर की सुविधा दी गई है, निःशुल्क है, जिसमें एम्बुलेंस उपलब्ध होती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे और देखते हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जैसे महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये योजनाएं राज्य के जो नागरिक है उनकी कुशलता के लिए है। सरकार ने राज्य में मलेरिया से व एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। यह थी आपकी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं के आगे चलते हैं तो आता है संचार एवं डाक। संचार एवं डाक सेवा दोस्तों। देखिए संचार के बारे में, आज का युग संचार एवं तकनीक का युग है दोस्तों। संचार के माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं संचार के माध्यम से। आप व्हाट्सएप चलाते हो तो वो क्या संचार? आप ईमेल भेजते हो, क्या संचार है? क्या आप घर बैठे आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं? यही एक संचार का ही जरिया है दोस्तों। राजस्थान में सूचना तकनीक एवं संचार विभाग नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीक विकास के लिए प्रयास करता है दोस्तों। यह है संचार सेवा। संचार सेवा के बाद आती है आपकी डाक सेवा। देखिए डाक सेवा के बारे में, डाक के माध्यम से नागरिकों को संदेश व सामग्री का आदान प्रदान करने की सुविधा मिलती है। डाक के द्वारा आप अपना संदेश कहीं पर भेज सकते हो लिखकर, या कोई सामग्री है छोटी मोटी तो उसको आप डाक के द्वारा कहीं पर भेज सकते हो। समझे मित्रों? सूचना प्रेषित करने के लिए
पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र व लिफाफे 3 पारंपरिक साधन उपलब्ध है। कोई सूचना अगर आपको भेजनी है तो पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है और लिफाफे, इन 3 के द्वारा आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। इसके अलावा डाकघर में बचत खाते व मनी ऑर्डर की भी सुविधा होती है। डाकघर के अंदर बचत खाते व मनी ऑर्डर की भी आपको सुविधा मिलती है। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय ही आप क्या कर सकते हैं, डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें लिमिटेड किस्त के साथ आप रुपए जमा करके बेटी की पढ़ाई और शादी का खर्चा निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह थी डाक सेवा। डाक सेवा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारी बैंक सेवाएं। देखिए मित्रों, बैंक सेवाएं, बैंकों का काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंकों के द्वारा मुद्रा का व्यवसाय किया जाता है। मुद्रा यानी पैसे, रुपयों का व्यवसाय किया जाता है। बैंक मुद्रा के लेन देन से ब्याज अर्जित करती है। अगर आपने बैंक से रुपए लिए हैं तो बैंक रुपयों के साथ आपसे ब्याज भी समय समय पर लेती है। जरूरतमंदों को ऋण देकर ब्याज लेती है, ब्याज अर्जित करती है बैंक। जरूरतमंद है, किसी को रुपयों की आवश्यकता है तो बैंक उसको रुपये देंगी और उसका ब्याज एकत्रित करेगी। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक या ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। अगर आपकी राशि बैंक में जमा है तो सुरक्षित है, और अगर आपको जरूरत है राशि निकालने की तो आप एटीएम है, चेक है, ड्राफ्ट है, इनके द्वारा उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, बैंकों में लॉकर की सुविधा होती है। बैंकों के अंदर लॉकर की भी सुविधा होती है, जिसमें ग्राहक सुरक्षित सामान रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे सोना आपके पास है, घर में सुरक्षित नहीं है, तो बैंक के लॉकर में आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। भारत के सभी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं और उसी के जो नियम है उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं। दोस्तों, बैंक सेवाओं से आगे चलते हैं तो आता है परिवहन सेवाएं। देखिए मित्रों, राज्य में नो परिवहन के अलावा, नो परिवहन को छोड़ दें तो सड़क, वायु व रेल तीनों प्रकार के परिवहन उपलब्ध है। राज्य में जयपुर व उदयपुर के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। यहां पर उदयपुर का एयरपोर्ट है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है मित्रों। जयपुर का ही एकमात्र जो हवाई अड्डा है उसको क्या प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहां से भरी जाती है। आपातकालीन स्थिति के अंदर उदयपुर के अंदर भी उड़ानें हैं जो उतारी जाती है। दोस्तों, आगे चलिए, आगे परिवहन में देखते हैं। परिवहन के अंदर देखिए, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1964 को। राज्यों में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है जोधपुर के अंदर, न्यूनतम लंबाई है धौलपुर के अंदर। तो सर्वाधिक सड़कें कहां पर है? जोधपुर में। सबसे कम धौलपुर में। छोटा सा है धौलपुर तो कम ही होगी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 15। अब देखिए मित्रों, यहां पर नया नाम आ गया है इसका, 3 भागों में 68, नेशनल हाईवे 68, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 62। दोस्तों, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 71 बी है, नया नाम आ गया इसका नेशनल हाईवे 919। दोस्तों, रेल परिवहन माल व यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। रेल परिवहन है जो माल व यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। कौन कौन से हैं? ये रहे आपके सामने। एक है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे। रेलवे के 2 जोन राजस्थान में कार्यरत है, एक तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे, दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा 5 मंडल है। रेलवे के 5 मंडल कार्यरत है राजस्थान में। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा। उदयपुर नहीं है, उदयपुर मत कर देना इसके अंदर। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदुकुई के बीच अप्रैल 1874 ईस्वी में चली थी। तो यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से।
राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 के अंदर चली थी दोस्तों। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा, जोधपुर वाला ये हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन आते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन आता है? तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीनों जो सीमावर्ती जिले हैं वो। इसके अलावा जोधपुर के फलोदी में, सूरतगढ़ में है, और रातानाडा जोधपुर वाला ये किस में आते हैं? भारतीय वायुसेना के अधीन है दोस्तों। ये थी हमारी कक्षा 6 के अध्याय 8 और अध्याय 9 की क्लास। कैसी लगी आपको? एक बार सभी साथी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, कमेंट करके बता दो। और जिन साथियों ने क्लास लेते वक्त शेयर नहीं किया था, अब शेयर कर दें, जल्दी से शेयर करें मित्रों। अधिक से अधिक अपने सभी साथियों को हमारे पास जोड़ने का प्रयास करें, आपसे अनुरोध रहेगा। कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।